हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरा अपडेट आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आपको मालूम ही है, पीएम मोदी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुए थे और इस पर विपक्ष के हमलों के बीच सीजेएआर ने एक बयान जारी किया है और इसमें कहा कि न्यायपालिका बिना किसी भय और पक्षपात के न्याय करने की जिम्मेदारी रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुए थे और इस पर विपक्ष ने हमला बोला है और इसी मामले को लेकर सीजेएआर यानी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया कि न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय करने की जिम्मेदारी रखती है। इसलिए न्यायपालिका को कार्यकारी शाखा से पूरी तरह स्वतंत्र माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में पीएम मोदी के शामिल होने के बाद शुरू हुए विवाद पर कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने भी रिएक्शन दिया है। अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं चीफ जस्टिस के घर पर पीएम मोदी ने गणपति पूजा की। विपक्ष बिफरा तो बीजेपी ने कहा बप्पा सद्बुद्धि दें। विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। वहीं आप देखिए, बीजेपी ने भी मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी की तस्वीर शेयर की है। भाजपा ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए विपक्ष पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2009 में अपने आवास पर इफ्तार पार्टी की मेजबानी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन सहित अन्य लोग शामिल हुए थे। शहजाद पूनावाला ने इंडिया टुडे के आर्काइव से तस्वीरें शेयर की, जिसमें मनमोहन सिंह और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ्तार कार्यक्रम में तत्कालीन बीजेपी प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी, माकपा नेता सीताराम येचुरी और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिक नेता भी मौजूद थे। चलिए अपडेट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कोलकाता मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगी, बड़े होने के नाते उन्हें माफ किया। डॉक्टरों से बातचीत फिर फेल हो गई है। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश की। आरजीकर हॉस्पिटल मामले के खिलाफ हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों के साथ ममता बनर्जी की बैठक फेल हो गई। ममता बनर्जी 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। वहीं डॉक्टरों ने इस बातचीत को फेल होने के पीछे राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसी को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने बातचीत से इंकार कर दिया। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम डॉक्टरों को काम पर वापस नहीं ला सके, इसके लिए हाथ जोड़कर राज्य की जनता से माफी मांगते हैं। और इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वे इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। डॉक्टरों के गतिरोध के लिए उन्हें दोषी ठहराने वाली ममता बनर्जी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, उनका काम बंद करो, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं डॉक्टरों ने इस मामले को लेकर कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं की है। हमारी मांगे जायज है, हम बैठक की पारदर्शिता के लिए सीधा प्रसारण चाहते थे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, गलती की सजा परिवार को नहीं दी जा सकती। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी फिर से आई है, यानी महीने भर में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने महीने भर में दूसरी बार कड़ी टिप्पणी की। बुलडोजर चलाने की धमकी नहीं देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता संपत्तियों को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। शीर्ष अदालत ने गुजरात के एक नगर निकाय को आदेश दिया है कि वे यथास्थिति बनाए रखें और एक आपराधिक मामले के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी न दें। कोर्ट ने कहा कि ऐसे देश में जहां कानून सर्वोच्च है, इस तरह की ध्वस्त करने की धमकियां अकल्पनीय है। गलती की सजा परिवार को नहीं दी जा सकती। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला जा सकता है। आरोपी का दोष बनता है या नहीं, यानी क्या उसने ये अपराध किया है, ये तय करना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि कानून के शासन वाले इस देश में किसी भी शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को ऐसी कार्रवाई करके या उसके घर को ढाकर नहीं दी जा सकती है। कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता और ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर ही बुलडोजर चलाने जैसा होगा। अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है ना। और बड़ी खबर देखिए, अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% पर पहुंच गई है। सब्जी महंगी हुई है, दालें सस्ती हुई है। सब्जियों के महंगे होने से अगस्त महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हो गई। जुलाई महीने में यह घटकर 3.54% पर आ गई थी, जो अगस्त महीने में बढ़कर 3.65% हो गई है। वहीं खाद्य महंगाई दर 5.42% से बढ़कर 5.66% हो गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोदी के जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में लगेगा लंगर। दुनिया की सबसे बड़ी देग में पकेंगे 4000 किलो चावल, दुआ के बाद बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म
जन्मदिन पर 17 सितंबर को अजमेर दरगाह में दुनिया की सबसे बड़ी देग यानी कढ़ाई में 4000 किलो मीठे चावल पकाए जाएंगे। तैयार चावल का प्रसाद लोगों में बांटा जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। मुस्लिम संगठनों का बड़ा फैसला, एनडीए शासित राज्यों में सभाएं करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों की बैठक में फैसला लिया गया है और इसके तहत मुस्लिम संगठन एनडीए सरकार के सहयोगी दलों से संपर्क कर राजनीतिक दबाव भी बनाएंगे। साथ ही जिन जगहों पर एनडीए की सरकारें हैं वहां बड़े पैमाने पर जनसभाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। भारत से पहले पाकिस्तान ने वहां के लोगों को गुड न्यूज दी है। 25 करोड़ लोगों को वहां राहत मिलेगी। वित्तीय मामलों के जानकार ब्याज दर में 1.5% कटौती की उम्मीद लगा रहे थे। हालांकि कुछ जानकारों ने 2% अंकों की कटौती की संभावनाएं भी जताई थी। भले ही भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फरवरी 2023 के बाद से ही ब्याज दरों को फ्रीज करके रख रखा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये राहत दी है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट में बड़ी कटौती की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आम लोगों को वहां ब्याज दरों से राहत देते हुए 2% कट कर दिए गए हैं और ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के लिए लोन लेना काफी आसान हो जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, डीआरडीओ और नौसेना का एक और संयुक्त मिशन पूरा हुआ है। सीक्रेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बेगफुट पर चीन डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। एलएसी को लेकर बड़े फैसले हुए। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे विवाद पर अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की है। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई वार्ता में कहा गया कि जल्दी इस मामले का समाधान होगा। एनएसए प्रमुख डोभाल ने वांग को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और एलएसी का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जरूरी है। आपको मालूम होगा, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास विवादित इलाकों में भारत और चीन के जवानों के बीच तनाव जारी है। हालांकि दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से हालात को सामान्य करने की कोशिशें कर रहे हैं। एनएसए डोभाल से मुलाकात में पुतिन ने पीएम मोदी को अच्छा मित्र बताया है। द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव भी रखा। आपको बताएं, एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की। पुतिन ने एनएसए डोभाल के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया और ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। डोभाल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन दोनों ने युद्ध के समाधान के लिए भारत पर भरोसा जताया हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई है। रूसी सेना ने 45 भारतीय मुक्त किए हैं। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यह मुद्दा उठाया था। रूस की सेना ने वहां पर 45 भारतीयों को मुक्त कर दिया है और साथ ही करीब 50 और भारतीयों को मुक्त करने की कोशिशें जारी हैं। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और चीन सब छूट जाएंगे पीछे। 2024 में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी 2024 अपडेट आप देख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर मोर्चों पर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के चलते निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है। शेयर मार्केट भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। राजकोषीय घाटा भी लगातार कम हो रहा है और इन सब सकारात्मक पहलुओं का असर भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी दिख रहा है, जो कि साल 2024 में सबसे तेज रहने वाली है। ये बातें हम नहीं करें। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट अपडेट जुलाई 2024 के अनुसार भारत साल 2024 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से पहले नंबर पर है। इस मामले में उसने अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन ही नहीं अब नाटो पर भी परमाणु हमला कर सकता है। रूस पुतिन पर युद्ध फाइनल करने का दबाव डाला जा रहा है, यानी रूस और यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने पर अब परमाणु युद्ध की आशंकाएं फिर से तेज होने लगी हैं। अगर भारत, ब्राजील और चीन की ओर से युद्ध में शांति के लिए किए जा रहे प्रयास सफल नहीं हुए तो दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है, क्योंकि परमाणु युद्ध का असर किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया पर होगा। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना धारा 370 का नाम लिए कश्मीरियों का राज्य का दर्जा, उनका जमीन, पानी और नौकरी का हक लौटाने का वादा किया है। खड़गे बुधवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में अनंतनाग और आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां खड़गे और अब्दुल्ला ने गारंटियों का ऐलान भी किया। खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस और एनसी गठबंधन की परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3000 रुपए, 1 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। परिवार के हर सदस्य को 11 किलो चावल, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज यानी लोन राज्य में सरकार बनने पर दिया जाएगा और प्रदेश में करीब 4400 स्कूलों को बंद किया गया, उन्हें भी खोलने का काम किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ से पहले उर्दू और फारसी शब्दों पर विवाद छिड़ा हुआ है। संतों का कहना है कि इस बारे में जल्द ही प्रयागराज में होने वाली अखाड़ा परिषद की बैठक में विचार करके कोई उचित फैसला लिया जाएगा। ये सभी 13 अखाड़ों से जुड़ा हुआ मामला है। संगम नगरी प्रयागराज में कुछ महीनों बाद महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में अखाड़ों के संत महात्मा राजसी अंदाज में पेशवाई निकालकर नगर प्रवेश भी करेंगे। साथ ही 3 प्रमुख स्नान पर्वों पर परंपरागत तौर पर शाही स्नान भी किया जाएगा। हालांकि महाकुंभ से पहले पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलकर उनकी जगह दूसरे नाम इस्तेमाल करने की मांग लगातार तेज हो रही है।
अखाड़ों के ज्यादातर संत महात्मा भी अब इस बात पर सहमत हो गए हैं कि पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी के शब्दों को बदल देना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं, है ना। और बड़ी खबर में अब शहरों में भी कटेगा बीमा, प्रदूषण, फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान, नई टेक्नोलॉजी से बचना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। टोल टैक्स से जुड़ा बड़ा अपडेट तो हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, आज ये और बड़ा अपडेट आया है। बीमा और प्रदूषण, फेल वाहनों का जल्द ही शहरी क्षेत्रों में भी ऑटोमेटिक ई चालान कटने लगेगा और इसके लिए शहरी क्षेत्रों में लगे कैमरों को ई डिटेक्शन से लेस किया जाएगा। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच पर ई डिटेक्शन के माध्यम से परमिट, बीमा और प्रदूषण, फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कट रहा है। अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी इस बाबत एक प्रस्ताव बनाया है जिसे राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। बिहार से जुड़ा अपडेट था, है ना। और मणिपुर में उपद्रवियों ने एक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगा दी। इम्फाल में तनाव के बीच सन्नाटा फैल गया। राज्यपाल असम गए, ईमा मार्केट में डटे 300 छात्र। मणिपुर के जिरीबाम जिला स्थित बोरो बेकरा में उपद्रवियों ने एक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगा दी। इस तरह की खबर है। पीएम मोदी से मिले पेरिस पैरालंपिक के मेडलिस्ट, भारत पहली बार टॉप 20 में रहा। 7 गोल्ड सहित कुल 29 मेडल जीते गए हैं। पीएम मोदी ने सभी पैरालंपियन को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया था। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने बारी बारी से सभी खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। गाजा के स्कूल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई, 34 की जानें चली गई। इनमें संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं महासचिव गुटेरेस ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल ने बुधवार को गाजा में मौजूद अल जोनी स्कूल और 2 घरों पर हमला किया और इसमें कम से कम 34 लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि स्कूल में जहां शरणार्थी रह रहे थे उसे निशाना बनाया गया और इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हरियाणा बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। पीएम मोदी 5 राज्यों के सीएम समेत 40 नेता विधानसभा इलेक्शन कैंपेन की बागडोर संभालेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा विधानसभा भंग राज्यपाल ने मंजूरी दी। अब सीएम सैनी नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे, यानी हरियाणा विधानसभा को भंग किए जाने के बाद अब प्रदेश में नायब सिंह सैनी की सरकार केयर टेकिंग की तरह काम करेगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने छठी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 15 नाम है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। इसमें 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल। आम आदमी पार्टी ने 6 लिस्टों में अब तक 85 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से गठबंधन न होने के बाद आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वहीं परिवार ने अस्पताल को सीपीआईएम नेता की बॉडी डोनेट की है। वे 3 बार पार्टी के महासचिव रहे थे। शिमला में मुस्लिम समुदाय की पेशकश, कोर्ट ऑर्डर दे तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे, तब तक विवादित 3 मंजिल सील करें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। मस्जिद कमेटी ने गुरुवार यानी 12 सितंबर 2024 को मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की। इसके लिए उन्होंने शिमला नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से भी मुलाकात की है। कमिश्नर ने बताया कि मस्जिद कमेटी ने खुद कहा कि कोर्ट ऑर्डर देगा तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे। फैसला आने तक मस्जिद की 3 मंजिल को सील कर दिया जाए। कमेटी इसके लिए तैयार है। आपको बताएं, संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर पिछले 13 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें 3 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कभी भी अब कम हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा है, अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती है तो तेल कंपनियां फ्यूल की कीमतों को कम करने पर विचार करेंगी। गाजियाबाद में समोसे में निकली मेंढक की टांग, नामचीन स्वीट शॉप पर हंगामा देखने को मिला है। फूड विभाग ने सैंपल भी लिए। फिलहाल दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। गाजियाबाद में एक बड़ी मिठाई की शॉप के समोसे में मेंढक की टांग निकलने का मामला सामने आया है और कस्टमर ने बाकायदा इसकी वीडियो बनाई और स्वीट्स शॉप पर पहुंचकर हंगामा भी किया। ये पूरा मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में अभय खंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, ई रिक्शा खरीदने पर भी मिलेगा पीएम ई ड्राइव स्कीम का फायदा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी हाल ही में बैठक में देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम पीएम ई ड्राइव योजना शुरू करने का फैसला लिया गया और इसका फायदा ई रिक्शा खरीदने वालों को भी मिलेगा। यानी हमारे देश में जो पहले 9 साल तक चली स्कीम फेम सब्सिडी स्कीम चल रही थी, उसके स्थान पर अब पीएम ई ड्राइव स्कीम शुरू करने का ऐलान हुआ है ना। और अब पेंशन पाना काफी आसान हो जाएगा। 1 जनवरी से नया नियम लागू होने वाला है। नए सिस्टम के लागू हो जाने के बाद पेंशनर्स को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस से पेंशन पाना अब काफी आसान होगा। अगले साल से लागू होने वाले नए सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी नए सिस्टम के लागू होने के बाद पेंशनरों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसे जमा होंगे। बड़ी खबर है, 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट का सीएनजी वर्जन लॉन्च हो गया है। बताया जा रहा है कि 32.85 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। Vivo T3 अल्ट्रा 28,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन में 50
SMP का सेल्फी कैमरा और भी कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 38 IAS और एक PCS अफसर के ट्रांसफर हो गए। 10 जिलों के DC भी बदले गए। पंजाब में बिजली कर्मचारियों ने स्ट्राइक 17 सितंबर तक बढ़ाई है। मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। फॉल्ट आने पर भी ठीक नहीं करेंगे। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के साथ साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को आगे बढ़ा दिया है। 17 सितंबर तक वे सभी सामूहिक छुट्टियों पर चले गए हैं। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का आदेश 4 महीने में आदर्श स्कूलों की समीक्षा की जाए, वेतन विसंगतियों पर भी निर्णय लिया जाए। यह आदेश 30 अलग अलग याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के दौरान दिया गया है, जो कि लगभग 8 साल से लंबित थी। IPO मार्केट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। IPO मार्केट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इश्यू ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 6,560 करोड़ की डिमांड के मुकाबले 3.2 लाख करोड़ की बोली मिली है और इस IPO के लिए 89 लाख निवेशकों ने आवेदन किया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO 67 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। अब सवाल ये हो रहा है कि जब इश्यू इतने भारी पैमाने पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो हर किसी निवेशक को तो ये मिलने वाला नहीं, इसलिए कुछ लकी निवेशकों को ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO अलॉट होगा और हो सकता है कि लॉटरी के माध्यम से सिलेक्ट किए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को भरण पोषण देने से मुकर नहीं सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि माँ बाप का भरण पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि कोई संतान माता पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन वह इस आधार पर भरण पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि माता पिता की देखभाल करना संतान का न केवल नैतिक बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने आगे कहा कि माँ बाप का भरण पोषण करना सिर्फ एक आर्थिक दायित्व नहीं है बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाना बच्चों का फर्ज है। यदि कोई संतान माता पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला हुआ है। चलिए बड़ी खबर शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बताएं। सेंसेक्स 83,116 और निफ्टी 25,433 के रिकॉर्ड हाई पर रहा। AI वाला चार्जिंग अडेप्टर आ गया। स्मार्टफोन लैपटॉप चार्ज करने का तरीका बदल जाएगा। डीपर AI के पहले यूनिवर्सल AI बेस्ड चार्जिंग अडेप्टर को 15 सितंबर से ई-कॉमर्स साइट अमेजन और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद पाएंगे। और आईफोन से जुड़ा अपडेट देखिए। आईफोन का ये फीचर आंखों के इशारे भी समझेगा, बिना हाथ लगाए फोन कंट्रोल होगा। इस फीचर का नाम है आई ट्रैकिंग फीचर। अभी हाल ही में iPhone 16 लॉन्च हुआ है, आपको मालूम ही होगा। iOS 18 अपडेट रोल आउट के बाद आप अपनी आंखों के इशारों से फोन को ऑपरेट कर पाएंगे। और टेस्ट सीरीज से पहले चेन्नई पहुंची भारतीय टीम 19 सितंबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम चेन्नई पहुंच चुकी है। दिल्ली में बड़े बड़े साइन बोर्ड हादसों को न्योता दे रहे हैं। MCD ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्रेनों की मदद से इन्हें हटाया जा रहा है। टाटा कारों का वेटिंग पीरियड बढ़ा। डिलीवरी के लिए अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि लोगों को 4 से 8 सप्ताह के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहीं देखिए दोस्तों, उड़ीसा कैबिनेट के फैसले काफी महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षा से छूट मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की बेटियों को अनुग्रह नियुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में गुरुवार को हुई उड़ीसा कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े निर्णय हुए। इसमें अग्निवीरों के लिए उड़ीसा सरकार की नौकरी में 10% आरक्षण और राज्य यूनिफॉर्म सर्विस में 10% आरक्षण देने और अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षा से छूट देने के लिए निर्णय लिया गया। अग्निवीरों के लिए सेवा की निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी मिलेगी। साथ ही कैबिनेट ने उड़ीसा सिविल सेवा पुनर्वास सहायता नियम 2020 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। अविवाहित लड़कियों और अविवाहित सौतेली बेटियों को भी अनुग्रह नियुक्ति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा, जो कि सरकारी कर्मचारियों माता पिता पर निर्भर है। और 9 नवंबर तक राज्य में लागू हो जाएगी समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड के CM ने अपना संकल्प दोहराया। CM मोहन यादव की बड़ी घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। प्रदेश में जल्द ही नए जिले बनेंगे। राज्य परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। और राजस्थान में 1220 चिकित्सकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं राजस्थान में अगर राशन कार्ड वाले KYC नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए अपडेट है। KYC जरूर करवाना है, वरना 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा, दिक्कत हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगेगा। सुक्खू सरकार ने 2 नए उपकर लगाए हैं। अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर दूध उपकर और पर्यावरण उपकर लगेगा और इसका असर प्रदेश के सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। हज यात्रा से जुड़ा अपडेट आया है। अगले साल हज यात्रा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। हज यात्रा 2025 के लिए आवेदन करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। हज समिति ने आवेदन के लिए 23 सितंबर तक एक और मौका दिया है। उत्तराखंड राज्य हज समिति के चेयरमैन खतीब अहमद ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 9 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। अब 23 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई है। PwC ने छटनी का फैसला लिया है। 1800 लोगों की नौकरी जाएगी। दिग्गज कंपनी PwC ने यह फैसला लिया है। 13 सितंबर से खुलेगा कोस्टल रोड से बांद्रा वर्ली सी लिंक। CM शिंदे ने कहा कि बांद्रा से दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव तक 10 मिनट में पहुंच पाएंगे, जिसमें अभी 45 मिनट लगते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का मुंबई में इलाज चल रहा है। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के एक हॉस्पिटल में बुधवार को हार्ट में दिक्कत के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। गुरुदत्त से राज कपूर तक अब घर बैठे ही आप पुरानी फिल्मों का आनंद उठा पाएंगे। एक OTT पर देखें 2000 से ज्यादा फिल्में। अल्ट्रा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप ने हिंदी सिनेमा और संगीत की विरासत को संरक्षित करने वाले
OTT प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है। अल्ट्रा प्ले और अल्ट्रा गाने के लॉन्च के साथ कंपनी ने क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों और सदाबहार हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए एक विशेष डिजिटल अनुभव प्रदान किया है। दिल्ली मेट्रो में अब QR टिकट खरीदने की जरूरत नहीं, DMRC ने नया फीचर लॉन्च किया है। ये DMRC के दिल्ली मेट्रो सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर उपलब्ध होगा और इसकी मदद से मुसाफिर एक टिकट के जरिए कई यात्राओं को मैनेज कर पाएंगे। आज शुक्रवार से ये फीचर ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा और इसकी मदद से अपनी यात्रा को भी देख पाएंगे, किराए का भुगतान और रिचार्ज भी कर पाएंगे। बिहार के लोग अब ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेंगे, मोबाइल पर पल पल का अपडेट मिलेगा। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने की कई स्तरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच करार हुआ है। ऐप के जरिए ट्रैफिक से जुड़े पल पल के अपडेट मिलेंगे, यानी एक ही क्लिक पर सारी जानकारियां आपको घर बैठे ही फोन पर मिल जाएगी। राजस्थान में अब फर्जीवाड़े से नहीं हथियाई जा सकेगी। सरकारी नौकरी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 8 नए नियम बनाए हैं। सरकार बदलने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवाचार करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। खबर है मध्य प्रदेश भिंड से अब दूध बेचने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा, साथ में लैक्टोमीटर भी रखना होगा। शुद्ध दूध मिले इसके लिए पहचान पत्र बनेंगे। और CBSE मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन 12 तारीख से शुरू हो गए। 12 सितंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट आया है। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का काम शुरू हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षकों को सरकारी मकान मिलेगा। लेडी टीचर्स पर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी महिला शिक्षकों को सरकार आवास देने जा रही है और इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी भी कर ली है। महिला शिक्षकों के लिए बनने वाले भवनों के लिए गाइडलाइन भी जारी हो गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ महिला शिक्षकों हेतु आवास निर्माण की योजना के क्रियान्वयन हेतु DPR तैयार करने के लिए भी अपडेट आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा वेतन भत्तों का लाभ दिलाने के लिए सरकार को नया प्रस्ताव भी भेजा गया है। मध्य प्रदेश में टीचर्स के लिए गुड न्यूज है। टीचर्स को वेतन भत्तों का लाभ दिलाने के संबंध में सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं प्याज की कीमतों को लेकर भी अपडेट चल रहा है। प्याज का व्यापार करने वाले कारोबारियों का कहना है कि अभी सावन मास के चलते दामों में थोड़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन अब फिर से प्याज के दाम बढ़ गए। बारिश के चलते ट्रकों की आवाजाही पर असर पड़ा हुआ है। मंडियों में ट्रक समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। नोएडा से जुड़ा अपडेट देखिए। नोएडा के हरनंदी और यमुना के डूब क्षेत्र में प्रतिबंध हटने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो गया है। 3 दिन में रजिस्ट्री की संख्या 3 गुना पहुंच गई है। सरकार के पास ही भूमि के कागजात नहीं, बिहार में जमीन सर्वे के खिलाफ उतरे हाईकोर्ट के वकील। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास खुद ही जमीन के कागजात नहीं है और ऐसे में पूर्वजों की जमीन का ब्यौरा कैसे मिलेगा। बिहार में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों की तलाश गृह मंत्रालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केदारनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली है। तेज बारिश से यात्रा को एक बार फिर से रोक दिया गया। सोनप्रयाग में 2500 से अधिक यात्री रुके रहे। केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन और भूदसाव जोन सक्रिय हो रहे हैं। वहीं खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल यात्रा भी दिन भर के लिए बंद रही। गुरुवार सुबह से जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक तेज बरसात देखने को मिल रही है। बीच बीच में कुछ देर के लिए रुककर बारिश का दौर देखा गया। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट देखिए। भारत और चीन सीमा क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं हिमाचल वेदर अपडेट में देखिए, किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में भी बर्फबारी। धर्मशाला में बादल बरसे। कल्पा, निचार और पुह खंड के अधिकांश ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते मध्य और उत्तर भारत में कई इलाकों में भारी बारिश देखी गई। वहीं मौसम विभाग ने अब एक और बड़ा अपडेट दिया है। देश में मानसून की बारिश से मची तबाही के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार देश में दक्षिण पश्चिम मानसून 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच लौटना शुरू कर सकता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है और ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस लौट जाता है। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच लौटने की शुरुआत कर सकता है ना। और एक और अपडेट आपको बताएं, भारत में मौसम और जलवायु में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है और ये मिशन, जिसे अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भी मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य देश को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। यानी भारत में मौसम और जलवायु में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। वहीं देखिए, तूफान यागी से वियतनाम में 199 लोगों की जानें चली गई। बाढ़ और भूस्खलन में वहां 128 लोग लापता हो गए। 800 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में 20,000 लोग घरों में कैद। 50 कॉलोनियों में घुटनों तक पानी भर गया। भारी बरसात के कारण इस तरह के हालात बने। हालांकि अब राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं देखिए, राजस्थान में बारिश से हाहाकार। पार्वती बांध के गेट खुलने से 50 गाँव में संकट पैदा हो गया। दिल्ली में भी फिलहाल येलो अलर्ट है। शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हल्की बारिश और हवा चलने की संभावनाएं है। यूपी में भारी बारिश कहर मचा सकती है। 10 जिलों में रेड अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के भी कई
इलाकों के लिए फिलहाल अलर्ट जारी है। IMD के अनुसार 8 जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 14 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। सभी जिलों के DM को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हुए हैं। उत्तराखंड वेदर अपडेट में देखिए, शुक्रवार को 7 जनपदों में भारी बारिश का यहाँ रेड अलर्ट है। भारी बारिश के चलते कानपुर में आज स्कूल बंद रहने की खबर है। नर्सरी से क्लास 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल आज बंद रहेंगे। कानपुर से जुड़ा अपडेट है ना। और इसके अलावा पीलीभीत में भी आज 13 सितंबर को 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। DM के निर्देश पर आदेश जारी हुए हैं। एटा में भी 13 सितंबर को 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं बिहार मानसून अपडेट में देखिए, 18 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। अब तक 28% कम बारिश हुई है। चलिए अब राज्यों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जान लेते हैं। स्कूली बच्चों को पढ़ाई सहित अच्छे व्यवहार के नंबर मिलेंगे। पौधारोपण और प्रोजेक्ट पर 14 से 22 नंबर। 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब पढ़ाई के साथ ही अपने अच्छे व्यवहार और पौधारोपण करने पर भी नंबर मिलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोजेक्ट, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद होने वाली परीक्षा और अच्छा व्यवहार और पौधारोपण की श्रेणी में बांटा गया है। शिक्षा विभाग ने भी हाल ही में 11 सितंबर को गाइडलाइन भी जारी की। अलवर में देश भर से आएंगे 500 से ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट। नेशनल अलवर फिजियोकॉन 14 सितंबर से 2 दिन कॉन्फ्रेंस होगा। छत्तीसगढ़ में दशहरा और दीपावली में 6-6 दिन की छुट्टी। समर विंटर वेकेशन मिलाकर 52 दिन की छुट्टियां। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए छुट्टियों की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में 341 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है और ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। और छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का वेतन बढ़ा है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को 65 की जगह 75,000 रुपए और प्रोफेसरों को 2.25 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं लखनऊ की बहुमंजिला इमारतों की सेफ्टी ऑडिट होंगी। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की तैयारी। 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। यानी यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पहले दिन सुनवाई के बाद अब 23 सितंबर को सुनवाई होनी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 300 के पार डेंगू के मरीज। हर दिन 20 से 25 तक आ रहे हैं मामले। अस्पताल में एक बेड पर 2 से 3 लोगों को भर्ती होना पड़ रहा है। शिमला जिले के रामपुर में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। इस तरह के अपडेट्स हैं। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 193 रुपए कम होकर 71,801 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 219 रुपए गिरकर 83,407 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं आपको बताएं, शनिवार और एकादशी का योग 14 सितंबर को बनेगा। भगवान गणेश जी और विष्णु जी के साथ ही शनिदेव जी की पूजा का शुभ योग बनेगा। आइए अब आपको बताते हैं आज 13 सितंबर 2024 को सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल जान लेते हैं। आज 13 सितंबर शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य और वर्धमान योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कर्क राशि वालों के बिजनेस के ज्यादातर काम बिना रुकावट के पूरे होंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। सिंह राशि के लोगों को बिजनेस में बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। तुला राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी के काम में सफलता मिलने के योग है। वृश्चिक राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। महत्वपूर्ण अधिकार मिलने के योग है। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोग अपने काम करने के तरीके में बदलाव करें। मीन राशि वालों के बिजनेस में रुकावटें आ सकती है। निवेश के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। बाकी राशियों के लिए आज सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी शेयर वाला बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए शेयर करना भी इस वीडियो को जरूर बनता है, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही अपडेट देखते रहे। एक और नई जानकारी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।